नमस्कार, चैनल 24 प्लस के लाइव शो मैरी टॉक में मैं आपकी होस्ट ओदो शिल्पा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हर सप्ताह हमारे साथ एक डॉक्टर होते हैं, एक खास विषय होता है जिस पर हम बात करते हैं। आपके जहन में कोई भी सवाल होता है, आप हमें कॉल करते हैं और उन सवालों का जवाब आपको मिलता है। आज हमारे साथ एक और डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर विकास राज पुरोहित। आप MDM के ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज भी हैं और कोविड के समय से अभी तक एज अ नोडल अधिकारी अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। आज आपके जहन में कोई सवाल हो ट्रॉमा से रिलेटेड या फिर कोविड से रिलेटेड, तो आप कॉल करके हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं और उसका जवाब आपको डॉक्टर साहब देंगे। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपके जहन में कोई भी सवाल है, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, उस नंबर पे कॉल कीजिए और डॉक्टर साहब से सीधे तौर पर बात कीजिए। जब तक आप सवाल पूछें तब तक मैं अपने सवालों का सिलसिला शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो सर, वार्मली वेलकम वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। MDM एक ऐसी जगह है हमारे जोधपुर में जिसे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल माना भी जाता है और ट्रॉमा सेंटर उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो मैं चाहती हूँ आप ऑडियंस को सबसे पहले ये बताएं कि ट्रॉमा से मतलब क्या है। ट्रॉमा कोई भी हॉस्पिटल का एक एंट्री गेट है जिसमें किसी भी तरह का ट्रॉमा, एक्सीडेंट, इमरजेंसी यहीं से एंटर होती है। वहाँ उसका प्राथमिक निदान उपचार होता है, स्टेबलाइज किया जाता है एंड देन अपने अपने रेस्पेक्टेड वार्ड्स में भेजा जाता है जी। तो इनिशियल स्टेबलाइजेशन, सारी फिजियोलॉजी को सेटल करना, डायग्नोज करना, वो सब ट्रॉमा एंड इमरजेंसी में हो जाता है। ट्रॉमा कैन बी सर्जिकल पार्ट, ट्रॉमा का एक होता है जी। और मेडिसिन का एक पार्ट होता है इमरजेंसी। ओके। अभी WHO की गाइडलाइंस के अनुसार ट्रॉमा और को एक अलग डेडिकेटेड, जैसे हमारे यहाँ भी एक 100 बेड का ट्रॉमा हॉस्पिटल बन रहा है जी। तो हम WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमारे यहाँ एक छत के नीचे ट्रॉमा का पूरा उपचार शुरू हो जाएगा जी। मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हम हॉस्पिटल्स हर बार जाते हैं और MDM हॉस्पिटल हमारे जोधपुर का एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर कोई नहीं गया हो, ये बात संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ जाने के बाद भी छोटी छोटी बातों की तरह हम गौर नहीं करते। सबसे गेट के अंदर घुसते ही ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है। ट्रॉमा सेंटर से सर के कहने का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पे जाने के लिए इमरजेंसी केसेस का वैलिड होता है। ज़्यादातर इमरजेंसी केसेस वहाँ पे फेस किए जाते हैं। आपके दिमाग में कोई ऐसा शक या कोई सवाल हो कि किस तरह इमरजेंसी केसेस को वहाँ पर हैंडल किया जाता है, या अगर कोई पेशेंट वहाँ चले जाए तो वहाँ क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो आप उन सवालों को यहाँ पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। जब तक आप सवाल पूछें, मेरा एक और सवाल आपसे, अगर कोई पेशेंट आता है कि उसका एक्सीडेंटल केस है तो उसको कैसे वहाँ पर ट्रीट किया जाता है? फिर देखिए, हमारी ट्रॉमा हॉस्पिटल में एक्सीडेंट के लिए सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स तीनों यूनिट्स के। माफ़ी चाहूँगी सर, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी हाँ, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल करिए सर। हम मैम ना हम रक्तदान करते हैं जी। हाँ मैम, हम ना रक्तदान करते हैं, महीने में कितनी बार कर सकते हैं? जी, शुक्रिया। शादी ने हमारा आज का विषय पता नहीं है। ये पूछ रहे हैं कि रक्तदान कितनी बार किया जा सकता है? मतलब 30 to 40 डेज के बाद आप दोबारा ब्लड दे सकते हैं। यानी कि हमारे पास आप कोई भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब है 32 दिन से दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं जो आपसे बात कर रही थी जी। हाँ, तो हमारे यहाँ न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, जो भी स्पेशलिटी ट्रॉमा से रिलेटेड है उसके रेजिडेंट्स और सीनियर रेजिडेंट्स विद्यमान रहते हैं और वो आते ही मरीज को चेकअप करते हैं। CT स्कैन का हमारा वहीं पे व्यवस्था है। CT स्कैन हो जाता है, एक्सरे हो जाता है, सोनोग्राफी। तो ट्रॉमा से जुड़ी हुई सारी जांचें तुरंत विदिन 15 मिनट्स हो जाती है और उसमें उस हिसाब से फिर जहाँ अगर उसको ICU शिफ्ट करना होता है तो उसी कैंपस में ICU भी है। तो मरीज को विदिन हाफ एन आवर ICU या वार्ड, जैसा भी उसकी स्वास्थ्य है, उसका कितनी इंजरी है, सीवियरिटी के हिसाब से उसको सीनियर को दिखा के, सीनियर को रिपोर्ट करके और उसको अपने गंतव्य स्थान पे भेज दिया जाता है। अच्छा, सपोज एक व्यक्ति है और उसकी दुर्घटना में उसे नुकसान हो जाता है। जब उसे नुकसान होता है उस वक्त उसे लाने वाले को हॉस्पिटल क्या ध्यान रखना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ट्रॉमा का जो ट्रीटमेंट है वो ऑन द सीन ही शुरू हो जाना चाहिए। जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ से ही जैसे सेफ्टी करके उसको साइड में लेके, और यदि रक्तस्राव हो रहा है तो उसे दबा के रोकना चाहिए। अदरवाइज अगर वो 45 मिनट या 1 घंटे में हॉस्पिटल पहुंचेगा तब तक उसका काफी रक्तस्राव हो जाएगा। उसके अलावा रीढ़ की हड्डी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर रीढ़ की हड्डी में चोट, ये मान के चलना चाहिए कि ट्रॉमा या एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी को कोई चोट पहुंचती ही है, तो अगर तब तक उसको कंफर्मेशन से ना नहीं कहा जा सके तब तक ये मान के चलना चाहिए कि इसकी रीढ़ की हड्डी इंजर्ड है। तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए, उसको मोड़ना नहीं चाहिए, सर को भी सीधा रखना चाहिए। ये बहुत कॉमन चीजें हैं जिसमें स्राव रोकना, रीढ़ की हड्डी का पूरा ध्यान रखना, और जो श्वास का रास्ता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं होना चाहिए। अगर इन 2-3 चीज़ों का ऑक्सीजन पूरी मिलती रहे और रक्तस्राव रुक जाए और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और ट्रॉमा आ जाए तो उसका निश्चित रूप से अच्छा उपचार संभव है। जी।
ट्रॉमा के बारे में और ऐसी कोई जानकारी है सर जो आपको लगता है हमारी ऑडियंस को पता होनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ, भारत में औसतन 3 से 4 घंटे, जैसे अगर रूरल से आता है पेशेंट तो इतना 4 घंटे लग जाते हैं। जबकि गोल्डन आवर का रूल है, एक प्लेटिनम 10 मिनट्स का रूल है कि ये चीज़ें मैटर करती है। 10 मिनट, 1 घंटा, मिनट्स मैटर करते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जहाँ सीन हुआ, एक्सीडेंट हुआ, वहाँ आप सीन से उसको हटा लीजिए, सेफ जगह ले लीजिए, रक्तस्राव को दबा के रोकने का प्रयास कीजिए, या टॉर्निके लगाते हैं जहाँ लगा सकते हैं, जहाँ टॉर्निके लग जाना चाहिए। जहाँ फ्रैक्चर्स है वहाँ स्प्लिंटिंग हो जानी चाहिए, 2 लकड़ी के गत्ते या कुछ भी लगा के, ताकि बोन्स का मूवमेंट नहीं हो, उससे और नुकसान नहीं होता। और आदमी को सीधे स्ट्रेचर पे सीधे लेटा के हॉस्पिटल तक लाना चाहिए। जी अच्छा, एक स्वाभाविक सा मेरा सवाल है, जब दुर्घटनाएं होती हैं तो आसपास के लोग उतने सजग नहीं होते हैं। पुलिस केस से डर लगता है कि किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, तो क्या अब ऐसा कुछ नियम आया है जिससे? बिल्कुल, ये जो आप बात करें इसको हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कहते हैं जी। फर्स्ट रिस्पॉन्डर वही होता है जो या तो सह यात्री होता है या जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे वो पहले से विद्यमान होता है जी। और भारत में अक्सर सह यात्री होते हैं या फिर जो पुलिस पहले पहुंचती है। तो बहुत अच्छा हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की ट्रेनिंग हम लोग रेगुलर करवाते हैं कि जैसे कुछ नहीं करने वाली बातें हैं कि जैसे पानी नहीं पिलाना, उसको बिठाना नहीं। एक्सीडेंट वाले रोगी को अक्सर लोग क्या करते हैं, उसको बिठा देते हैं जिससे और रीढ़ की हड्डी को डैमेज हो जाता है, और उसको पानी पिलाते हैं जिसके श्वास की नली में पानी चला जाता है, और उसको चला देते हैं, है ना। उसको कुछ उसकी पोस्चर का, उसके स्पाइन का ध्यान नहीं दे पाते हैं। ब्लीडिंग की तरफ तो बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाता है। और 60% जो डेथ है ट्रॉमा में वो हेमरेज के कारण होती है। तो और इसकी भी जो ट्राई मॉडल डेथ्स हैं, एक तो विद इन मिनट्स हो जाती है, उसमें हम ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं होते, लेकिन जो सेकंड और थर्ड मॉडल ऑफ डेथ्स है वो हम रोक सकते हैं। और जो दूसरा सवाल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात है, गुड समरिटन लॉ जो कुछ साल पहले आया था, वो ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति की मदद करें, आपको कोर्ट की तरफ से, रूल्स की तरफ से, लॉ की तरफ से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आप उसको उठाइए, उसको अप्रोप्रिएट तरीके से सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखते हुए हॉस्पिटल पहुंचाइए। आपको धन्यवाद मिलेगा, आपको कोई शिकायत या उल्हाना नहीं मिलेगा जी। मतलब अब वो डरने वाली बातें नहीं है जो लोग कहा जाता था कि लोगों के बीच में कि केसेस होने का डर रहता है। उसमें आप किसी भी लीगल प्रोसेस में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आपको एक गुड समरिटन, एक अच्छे नागरिक का वो मिलती है, आपको एक उपाधि मिलती है जी। और यहाँ पे दर्शकों को ये ध्यान देने वाली बातें हैं, छोटी छोटी बातें, कि पेशेंट को जब दुर्घटना होती है तब पानी ना पिलाएं, उनके लेटाने का पोस्चर सही होना चाहिए, और जो ब्लीडिंग हो रही है यानी रक्तस्राव हो रहा है उसे रोकने की कोशिश आप करें। ये छोटी छोटी बातें हैं, इससे किसी की जान बच सकती है। ये तो हुई सर ट्रॉमा की बातें। आप कोरोना काल में अब नोडल अधिकार की भूमिका निभा रहे हैं, तो सबसे पहला तो मेरा यही सवाल है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपका क्या अनुभव है कोरोना को लेकर? जी, कोरोना एक बहुत ही अति संक्रामक बीमारी थी जिसके 2 वेव्स हम देख चुके हैं, और फर्स्ट वेव से ज़्यादा सेकंड वेव में नुकसान हुआ, जिसमें इसका संक्रमण दर भी बहुत ज़्यादा था और ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट किया। सीरियस मरीज भी ज़्यादा थे, ICU एडमिशन्स भी बहुत ज़्यादा थे, और डेथ रेट भी फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड वेव में ज़्यादा थी। पर मैं जोधपुराइट्स को और इस संभाग की जनता का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिस संयम और धैर्यशीलता के साथ उन्होंने हम सभी का सपोर्ट किया, प्रशासन का, मेडिकल टीम का, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी थी, उसमें जोधपुर ने जो विश्वास रखा कि कई बार 15 मिनट, आधा घंटा हमें वहाँ ऑक्सीजन ट्रायज एरिया में इमरजेंसी में भी लगानी पड़ी, बट एवरीबडी, चाहे वो लिटरेट था, चाहे वो रूरल से था, ग्रामीण से थे, सब ने बहुत अच्छा व्यवहार किया और हम पे भरोसा रखा, और उसी कारण हम लोग इस सेकेंड वेव से उभर सके। अच्छा सर, कोविड को थोड़ा सा विस्तार में अगर इसके बारे में बात की जाए, एक ही परिवार में 3 सदस्यों को अगर कोविड होता है तो एक सदस्य की मौत हो जाती है और 2 सदस्य रिकवर कर जाते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए? ऐसा कोविड का जो बिहेवियर है वो डिपेंड, कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितना वायरल लोड लिया है उसने। अगर वायरस का इन्फेक्शन का जो स्तर है, अगर बहुत ज़्यादा संक्रमण उन्होंने लिया है तो उसको ज़्यादा नुकसान होगा। अब होता है कि जैसे एक कोई इन्फेक्टेड हो गया तो बाकी लोग कुछ प्रिकॉशंस रखने लग जाते हैं। जी। तो वो मास्क लगाना शुरू कर देते हैं, थोड़ा डिस्टेंस मैनेज करते हैं, तो उनको संक्रमण की मात्रा उतनी नहीं मिलती है। दूसरा, उस व्यक्ति की फिजियोलॉजी कैसी है, वो पहले से किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, पहले से किसी कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन से ग्रसित है, तो उन मरीजों को कोविड या जो डिजीज है कोरोना, वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। फिर कहीं ना कहीं जेनेटिक प्रीडिस्पोजेंस भी है कि जो कोरोना बॉडी में जिन ACE2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, जिसके थ्रू उसकी बॉडी में एंट्री होती है, वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी के वो ACE रिसेप्टर लंग्स में
इंटेस्टाइन में, ब्रेन में, हार्ट में, किडनी में कहीं ज़्यादा हैं तो निश्चित रूप से उसके ज़्यादा बीमार होने की, सीरियस बीमार होने की और जल्दी बीमार होने की संभावना रहती है। तो ये मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है जिसमें कई फैक्टर काम करते हैं। जी, डेथ केसेस भी बहुत ज़्यादा है और अभी तो ऐसा भी हो रहा है कि लोगों को कोविड के सिम्टम्स आते हैं, दे कांट स्मेल, दे कांट टेस्ट, लेकिन वो जज ही नहीं कर पाते हमें कोविड है, क्योंकि टेस्ट कराने के बाद भी वो नेगेटिव आते हैं। तो ये क्या पजल चल रहा है? जी बिल्कुल, सेकेंड वेव में जो देखिए कोरोना वायरस जैसा शुरू हुआ था SARS-CoV-2 वायरस से, आज तक उसमें करीब 100 से ज़्यादा म्यूटेशंस हो चुके हैं। वो रोज हर 15-20 दिन से अपना रूप बदलता है। कुछ जीनोम चेंजेस होते हैं जिनका कोई फायदा होता है, कुछ नॉनसेंस चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जैसे कि मान लो आपने जैसे बताया कि श्वास लेने की क्षमता में कमी आ गई या टेस्ट की क्षमता में, पर मैं आपको एक इस बात पे ऐड करना चाहता हूँ कि जिनकी श्वास की या जो टेस्ट की सूंघने की जो क्षमता, वो सबसे ज़्यादा लकी पर्सन्स थे, उनको ज़्यादा सीरियस बीमारी नहीं हुई, ऐसा बुक्स में और हमारे भी लिटरेचर में लिखा हुआ है। दूसरी बात जो आपने पूछा कि किस प्रकार से ये फैलता है, उसमें यह है कि जिस प्रकार से वायरस वातावरण में होता हुआ शरीर में प्रवेश करेगा, जिस ऑर्गन को अफेक्ट करेगा वैसे सिम्टम्स ज्यादा आएंगे। जैसे वो लंग को किया उसने, एस रिसेप्टर जैसा मैंने पहले बताया कि अगर लंग्स में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है तो प्राइमरी लंग अफेक्ट होगा। अब दस्त लगना, जैसे इस बार उल्टी दस्त भी था तो वो इंटेस्टाइन में अफेक्ट हुआ तो उल्टी दस्त हो गई, हेडेक हो गया। तो जब पैंडेमिक की स्थिति होती है या एक बीमारी जो सोसाइटी में बहुत त्वरित गति से फैल रही है, उसमें ये मानना होता है कि हर सिम्टम को उस बीमारी से जोड़ना पड़ता है कि एनी कंप्लेंट इज कोविड। आपको भूख नहीं लग रही है भैया, एक बार कोविड टेस्ट करा लो। आपका सर दुख रहा है, आप एक बार कोविड टेस्ट करा लो। अच्छा, इस तरह की पेंडेमिक में ऐसा हो जाता है जी, क्योंकि वी कैन नॉट रूल आउट इट। तो इसीलिए सर एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, मे बी कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। जी सर। तो अब आपने कहा कि अब जैसे वायरस चेंज हुआ, मैं पहले इस बात से शुरू हुआ था कि म्यूटेशंस, अब म्यूटेशन होते होते क्या हुआ कि अब उसने RT-PCR जो हम टेस्ट कर रहे हैं, जिस जीनोम को हम लोग स्टैंडर्ड मानते हुए टेस्ट कर रहे हैं, वायरस उससे चेंज हो जाता है। तो समटाइम इट मिसेस दैट RT-PCR टेस्ट। तो RT-PCR भी नेगेटिव आया तो CT थोरेक्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई कि हमने कहा भी चलो RT-PCR से लोग मिस कर रहे हैं, आप गो फॉर CT स्कैन। तो उसमें वायरस इन्फेक्शन मिलता था। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट तो CT बेस्ड हुए इस बार। तो ये परिवर्तन हुआ, ये वायरस में परिवर्तन हुआ, तो हमें भी हमारी गाइडलाइंस चेंज करनी पड़ी। अच्छा, मेरा एक सवाल यहाँ पर और आपसे है, बड़ा ही साधारण सा सवाल है। बच्चों के लिए तीसरा वेव बहुत खतरनाक है, ये मेंटली साइकोलॉजिकल अब सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए क्या तैयारी की जा रही है? जी, ये एक स्पेकुलेशन है, एक संभावना है। ऐसा इसलिए मानने में है कि जब फर्स्ट वेव आई तो हमने कहा ओल्डर एल्डर पॉपुलेशन वो इन्फेक्ट हो चुकी है, उनको हमने 45 को वैक्सीनेट भी कर दिया है, 40-50%। 18 से 44 को अभी हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। और सेकंड वेव में काफ़ी लोग 30-40 उम्र वाले भी थे। तो पॉपुलेशन का 20-30-40% का सीरो कन्वर्जन, जिसको कहते हैं कि इन्फेक्शन होने के बाद एंटीबॉडी बनना, वो हो चुका है। अब जो सब ग्रुप रहा है वो बच्चों का रहा है। तो हम ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग कि बच्चे ज़्यादा अफेक्ट होंगे। तीसरी बात कि बच्चों की इम्यूनिटी भी उतनी डेवलप नहीं होती। बच्चों में भी ऐसा मानने में आया है कि सेकेंड वेव में भी अगर नंबर्स देखें तो बच्चों की संख्या ठीक ठाक थी, करीब थाउजेंड्स में थी। अच्छा। पर वो एसिम्टोमेटिक थे और उनमें ज़्यादा सीरियस वही हुए जो पहले से थैलेसीमिया, कैंसर, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में थे, वो ही प्रभावित हुए। पर अब चूंकि थर्ड वेव की बात चल रही है, बाकी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, कुछ लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। ओनली द पॉपुलेशन, बच्चों की जो पॉपुलेशन है वो अभी भी कवर्ड नहीं है, चाहे वो वैक्सीन हो चाहे वो पहले का इन्फेक्शन हो। तो इसलिए ये संभावना जताई जा रही है कि बच्चे ज़्यादा इन्फेक्ट हो गए। तो इसके लिए तैयारी क्या की जा रही है सरकार की तरफ? तैयारी ये कि सरकार ने पूरी तरह से जोर लगा रखा है कि सेकेंड वेव में हमने एडल्ट आईसीयू सब बना दिए थे, एक्सपांशन कर दिया था। अब आप देखिए एमडीएम में जो 300 बेड से शुरू हुआ था कोविड, वो 900 बेड तक चला गया था, तो वो एक्सपांशन हमने कर दिया। आईसीयू जो 30 बेड से शुरू हुआ था वो 100 बेड तक चला गया था एडल्ट आईसीयू। तो इस बार बच्चों में सरकार ने प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में सैंक्शन किए हैं एनआईसीयूज, जो नियोनेटल आईसीयूज होते हैं, पीआईसीयूज जो पीडियाट्रिक आईसीयू होते हैं। और जैसे हमारे हॉस्पिटल में भी करीब 150 बेड का पीआईसीयू और 90 बेड का एनआईसीयू बन रहा है। पहले से था 45 बेड का, वो अब 45 से 150 चला जाएगा। तो हम लोग पीडियाट्रिक्स, नियोनेटल और एडल्ट
तीनों में ही आत्मनिर्भर हो जाएंगे जी। कि अगर किसी भी तरह का कोई पॉपुलेशन आता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो यंग एडल्ट हो, चाहे वो ओल्डर हो जी। और इसके अलावा सरकार ने इस बार एक बहुत अच्छी बात करी है कि जो CHC PHC लेवल है जी, वहाँ उनको भी बहुत स्ट्रेंथन कर दिया है। जैसे कंसंट्रेटर सब जगह लग चुके हैं जी। सब जगह 20-30 बेड का, कहीं भामाशाह की मदद से, कहीं सरकार की मदद से हर बड़ी CHC पे एक कोविड हॉस्पिटल बन के तैयार है। तो निश्चित रूप से प्रिपरेशंस बहुत अच्छी हैं और अगर जनता वैक्सीन ड्राइव और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करेगी तो निश्चित रूप से एक थर्ड वेव आएगी भी तो इतनी भयावह नहीं होगी। जी, ये तो सरकार की तैयारियां हो गई, डॉक्टर्स की तैयारी हो गई, जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग है वो सब तैयारी में है। लेकिन आम पब्लिक, आम जनता क्या तैयारी करके रखे अब इस तीसरे वेव के लिए संभावित अगर ये आता है तो? सबसे पहले तो ये है कि जो एक नोशन होता है कि कोविड अब चला गया है, इसको हमें थोड़ा छोड़ना पड़ेगा जी। कोविड अभी गया नहीं है। आज भी देखिए 5-10 केसेस आ रहे हैं। इसका मतलब है कोविड अभी भी वातावरण में विद्यमान है, उसको होस्ट मिल नहीं रहा क्योंकि पार्शियल लॉकडाउन रहता है, लोग एप्रोप्रिएट बिहेवियर से रहते हैं, मास्क लगा के रहते हैं। इसी प्रकार यदि हम चलते रहे, उसको अगर होस्ट नहीं मिलेगा, उसको एक अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तो प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाएगा जी। और यदि हमने वही भीड़ भाड़ में जाना जारी रखा, मास्क हटाने लग गए, थोड़ी लापरवाही आ जाती है। एक मनुष्य की प्रकृति होती है कि आप भी दुख और जल्दी भूल जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें जो अवेयरनेस लेवल है, जैसे आप मीडिया लोग भी है, मीडिया के पर्सन भी है, कंटिन्यूसली बात करते रहते हैं, आज इतने पॉजिटिव आए, इतने ये हुए, तो ये बहुत अच्छा है कि हमें लोग याद दिलाते रहते हैं आप लोग कि भाई अभी वायरस है, रोज अखबार में डाटा आता है ना, आपकी डिजिटल न्यूज पे भी डाटा आता है कि, तो इसका मतलब है कि हमें स्टिल वी शुड थिंक कि अभी कोविड है, हमें अभी कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना है। और जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसमें जब भी मौका मिले, जब भी आपका नंबर आता है, स्लॉट आता है या वैक्सीन अवेलेबल होती है, वैक्सीन में किसी प्रकार की देरी ना करें क्योंकि आज की तिथि में वैक्सीन ही एक ऐसी चीज है जो हमें बचा पाएगी। जी, वैक्सीन का जिक्र हुआ है तो वैक्सीन के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। टोटल 2 वैक्सीन एक साधारण पर्सन को, आदमी को लगाई जाती है, दोनों में गैप कितना होना चाहिए, क्या प्रोसीजर होता है? नहीं, ऐसा बहुत सारी कंपनियों ने वैक्सीन बनाई है और हर कंपनी की वैक्सीन किस बेसिस पे बनी है उस पे वो शेड्यूल, जो इंटरवल शेड्यूल है वो तय होता है। जैसे अब मान लो एक हम कोवैक्सीन की बात करें तो उन्होंने, कंपनी ने ये काफ़ी रिसर्च के बाद, फेज 1, 2, 3 ट्रायल्स के बाद ये कहा कि भाई 28 डेज के बाद बनना चाहिए। कोविशील्ड ने कहा कि भाई आप 3 मंथ्स के बाद लगना चाहिए। तो ये वैक्सीन टू वैक्सीन डिफर करता है। तो आपने जो वैक्सीन लगाई है उसी के जो कोविन गवर्नमेंट का जो ऐप है उसमें वो तिथि के अनुसार अगली तिथि उसमें आ जाती है जी। तो आपने जब वो अपने आप बता देता है आपको, आप उस नियत तिथि पे अपनी दूसरी लगाएं क्योंकि 2 वैक्सीन का गैप आपके एंटीबॉडी प्रोडक्शन को प्रभावित करता है जी। यदि आपने बहुत जल्दी लगा ली तो एडिक्वेट एंटीबॉडी नहीं बनेगी और आपने बहुत डिले की तो आपका जो बूस्टर लगना चाहिए था वो आपका कहीं ना कहीं इफेक्ट कम होगा। तो मेरी यही अपील है सबसे कि जो अवधि निर्धारित की गई है आप उसी में लगाएं क्योंकि वो रिसर्च करके ये तय किया गया है कि इतने दिनों बाद सेकंड डोज लगनी चाहिए और उसके हिसाब से ही इवन कुछ बुक्स में या साइंटिस्ट लेवल पे कहा गया है कि हमें एक और वैक्सीन लगाना पड़ सकता है। तो अगेन इट विल डिपेंड ऑन कि आपने 2 डोजेस कब लगवाई। जी जी जी। अच्छा सर, अगर किसी ने पहला वैक्सीन डोज लगवा लिया है और वो दूसरा संभावित अपनी तिथि के हिसाब से नहीं लगवा पाया और बहुत ज़्यादा गैप आ गया तो क्या उसे एक बार दोबारा फर्स्ट डोज लगवाना? नहीं, उसे अभी सेकंड डोज लगा लेना चाहिए। अच्छा। क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जैसे बीच में कोई इन्फेक्ट हो गया तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इन्फेक्शन होने के बाद 15 से 20 दिन तक आपको कोई वैक्सीन नहीं लगाना। बुखार भी आ गया मान लो तो ऐसा कारण करने से या किसी अन्य बीमारी से या अन्य किसी कारण से वो मिस हो गया तो उसको सेकंड डोज जब भी वो ठीक हो गया उसको एक बार लगवा लेना चाहिए जी। डायबिटिक पेशेंट्स हैं, बीपी पेशेंट्स हैं, क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इवन उनको ज़्यादा ज़रूरत है। जो डायबिटिक्स है, सबसे ज़्यादा जो मोर्टेलिटी हुई है कोविड में वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के रोगियों की हुई है जी। तो मेरा ये मानना है कि ये लोग ज़्यादा रिस्की हैं, ये ग्रुप रिस्क ग्रुप में आता है तो इन लोगों को वैक्सीन की ज़्यादा आवश्यकता है। इनको बिना डिले किए, बिना देरी किए वैक्सीन लगवानी चाहिए। अच्छा, वैक्सीन के दौरान बुखार आना, जी घबराना, उल्टी होना, ऐसा कुछ सिम्टम्स सुनने में आया कि लोग फेस करते हैं, तो ये डर की बात है? नहीं, हर वैक्सीनेशन अपने इतने सालों से देख रहे हैं, मीजल्स, पोलियो, डीपीटी, बीसीजी, इवन बच्चों में भी जब लगती है तो बच्चा 1 दिन तक दूध पीना छोड़ देता है, हल्का बुखार भी आता है, कई बच्चों को तेज बुखार भी आता है। ये बॉडी की इम्यून रिएक्शंस हैं, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। मॉनिटर्ड होनी चाहिए, चिकित्सक से सलाह लेते रहें कब क्या करना चाहिए, कब पीसीएम लेना है, कब कोल्ड स्पंजिंग करनी है। पर ये सब एक प्रोटीन जब एक शरीर में प्रवेश करता है तो बॉडी उसको रिएक्ट करती है, वही हमारी एंटीबॉडी प्रोडक्शन का एक पार्ट है। तो निश्चित रूप से इससे घबराना नहीं चाहिए। 1-2 दिन में ये स्वतः ही सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं और बहुत ही
रेयर आउट ऑफ रेयर है, किसी वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। जी घर पे रहने वाले लोगों को अपने डाइट शेड्यूल में क्या सुधार करना चाहिए, जैसे कि कोविड के केसेस कम हो नहीं, जाए? इसमें तो मैं यही कहूँगा कि चाहे कोविड हो या चाहे नॉन कोविड एरा हो, अपनी Balance डाइट खाना तो चाहिए। अच्छा ही खाना चाहिए, जी। जिसमें सारे न्यूट्रिएंट शामिल हो, जी। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सभी शामिल हो। उसके अलावा एसेंशियल जो बहुत माइक्रो एलिमेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। जी। जैसे आपने देखा होगा कि जिंक को पहले शामिल भी किया गया कोविड के गाइडलाइन में, अब जी। हटाया गया। तो ये बहुत जो कम मात्रा में ट्रेस एलिमेंट्स लिए जाते हैं और ये लेने चाहिए। और जो नशा वगैरह करते हैं, जो लोग अल्कोहलिक हैं, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, उनमें इन चीज़ों की बहुत कमी हो जाती है। तो वो लोग बहुत एट रिस्क हैं, वो उनका ट्रीटमेंट कंप्लायंस भी अच्छा नहीं होता। जी। वो लोग टाइमली आप देखिए ना दवाई लेंगे ना वैक्सीनेट कराएंगे, तो इन सब चीज़ों से भी हमें दूर रहना जी। चाहिए। और हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज, जी। चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे रेगुलर जॉगिंग हो, इन सब चीज़ों से हम एक अच्छी लाइफस्टाइल अपना पाएंगे तो निश्चित रूप से इम्यूनिटी अच्छी रहेगी हमारी। जी ब्लैक फंगस जिसका जिक्र आया था बीच में, फिर एक डेल्टा का भी हमने अखबार में नाम पढ़ा था, इसके बारे में थोड़ा सा। जी, तो पहले ब्लैक फंगस की बात करते हैं। फंगस को ब्लैक तो एक नाम दिया गया है, ज़्यादा पॉपुलर नेम हो गया ये। अदरवाइज फंगस काफ़ी समय से ये आता था। तो और इसमें ब्लैक तो कई बार पार्टिकल्स दिखते हैं, कई बार ब्लैक हो सकते हैं, उसके बाद किसी में वाइट पार्टिकल्स हो, येलो, डिपेंड कर जो पिगमेंट होता है फंगस में, Okay. जो वर्णक होता है उसके कारण उसमें कलर्स आते हैं। और ये ब्लैक फंगस निश्चित रूप से पोस्ट कोविड ही ज़्यादा देखा गया। अच्छा। अदरवाइज जो सीवियर डायबिटिक्स होते हैं, जिनमें डायबिटीज़ बहुत कंट्रोल नहीं होती, कीटोन बॉडीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या जो कैंसर की दवाएं लेते हैं, जी। इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं लेते हैं, उनमें ज़्यादा फंगस का चांस रहता है। इतना ज़्यादा ये इसीलिए आया क्योंकि पोस्ट कोविड आपकी इम्यूनिटी भी कम हुई, आपने स्टीरॉइड्स भी बहुत लिए, बहुत लोगों ने लंबे समय तक स्टीरॉइड्स लिए, कुछ लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए जिनको करीब 10-10 दिन, 15-15 दिन हाई डोज स्टीरॉइड दिया गया। तो स्टीरॉइड देने से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और फंगल इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। जी। और कुछ ओवर द काउंटर जो एंटी फंगल ड्रग्स मिलती है, लोगों ने दूसरे रीजन से, है ना, गर्मी और इस चक्कर में वैसे भी लेते हैं रहते हैं, हम, मतलब अपने हर घर में एक डॉक्टर है, एक, हाँ, वो एंटी फंगल है, वो भी प्रीडिस्पोज करते हैं ब्लैक फंगस को। अच्छा। मतलब ये अच्छी बात बता रहा हूँ मैं कि एंटी फंगल जो कॉमनली अवेलेबल एंटी फंगल्स हैं वो भी इस ब्लैक फंगस को बढ़ावा देती हैं। अच्छा। और ये कोविड के साथ एसोसिएशन हुआ, फिर डायबिटीज, देन स्टीरॉइड्स, ये मल्टीपल फैक्टर का बहुत सारे केसेस बढ़े। अब परंतु आप देखिए कि जैसे ही कोविड के केस कम हुए, स्टीरॉइड्स का यूज कम हुआ, वैसे ही आप ब्लैक फंगस भी बहुत कम हो गया। जी जी। अच्छा कहा जा रहा था कि ब्लैक फंगस कभी अगर आंखों पे अटैक कर रहा है या मुंह के तलवे पर अटैक कर रहा है तो उसी पार्ट को ज़्यादा इफेक्ट करता है, फिर या तो आंख निकाल दी जाती है या जबड़े को इफेक्ट करता है, ये क्या? ये वो फंगस है जो नॉर्मली हमारे नाक के एरिया में रहता है, जी, बट वो साइलेंट रहता है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि वो उसको शरीर में एंटर नहीं करने देती। जी। लेकिन जैसे ही हमें कोविड हुआ, जैसे ही हमने बार बार गर्म ठंडा कुछ किया, कुछ स्टीरॉइड लिया, डायबिटीज हमारी अनकंट्रोल्ड हो गई। डायबिटीज भी कोविड के कारण बढ़ गई। नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज हैज बीन इंक्रीज ड्यू टू पोस्ट कोविड। पोस्ट कोविड में जो दवाएं दी गई वो पेनक्रियाज को अफेक्ट कर दी थी, तो डायबिटीज बढ़ गई। तो जो फंगस नॉर्मल कमेंसल था हमारे नोज में, नाउ इट बिकम पैथोजेनिक। ओके। मतलब वो जो पहले कुछ नहीं करता था, डोरमेंट रहता था, निष्क्रिय रहता था, अब एक्टिव वो एक्टिव हो गया। अब चूंकि वो रहता ही नाक, पैरानेसल, साइनसेस, आंख के आसपास है, इसलिए सबसे ज्यादा और सबसे पहले उसने ये इन्फेक्ट किया और फिर यहाँ से वो ब्रेन में चला जाता है और अन्य ऑर्गन्स में भी चला जाता है। तो ये म्यूकर का जो पार्ट है, इसको म्यूकर कहते हैं। तो ये म्यूकर नॉर्मली हमारे नाक में मिलता है। अच्छा। बट ये चूंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो ये कोई प्रभाव नहीं डालता। जी। जिसे एक बार कोविड हो गया, क्या दूसरी बार कोविड होने के चांसेस? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। ये कोई एक आपको कोई गारंटी नहीं देता है कि आपको एक बार कोविड हो गया तो दूसरी बार नहीं होगा। अच्छा। कई लोगों को 15 दिन में भी दोबारा इन्फेक्शन हुआ है, वो अब री इन्फेक्शन हुआ या वो परसिस्टेंट इन्फेक्शन है, उसको रूल आउट करना थोड़ा मुश्किल है। बाकी कुछ लोग तो रिकवर होने के बाद भी सेकेंड टाइम भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है या कोई गारंटी नहीं है कि आपको दोबारा नहीं हो सकता। बट हाँ, कुछ दिनों तक एक बार इन्फेक्शन होने के बाद आपकी एक इम्यूनिटी बनती है जो आपको कहीं ना कहीं पार्शियली सेव करती है कोविड से। तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका इंसिडेंस कम हो जाएगा, लेकिन वी कैन नॉट रूल आउट द रिपीट इन्फेक्शन। कभी सुनने में ये भी आता है कि पेशेंट कोविड पॉजिटिव होने के बाद हॉस्पिटल में वक्त गुजार कर घर भी आ गया, उसके बाद सडनली उसकी फिर तबीयत खराब हो गई और वो केस बिगड़ गया, उनकी डेथ हो गई। तो ये कैसे होता है फिर? ये बहुत साधारण सी बात है कि कोविड के 2 फेजेज हैं, एक वायरल फेज और एक इम्यून फेज। जी। वायरल फेज जो शुरू में 6 से लेकर 10 दिन तक चली जाती है, जी। जो वायरस को इन्फेक्ट होना था, इसीलिए कहते हैं कि जो सारी दवाइयाँ वो इनिशियल 5 to 6 डेज में एंटीवायरल काम आती है। जी। अगर हम रोक सकते हैं तो इस फर्स्ट वीक में रोक सकते हैं कोविड को।
अब कोविड की पैथोजेनिसिटी, कोविड की इन्फेक्टिविटी पहले 7-8-9 दिन में ख़त्म हो गई। अब केवल वायरस के कॉम्प्लिकेशन है, जो इम्यून कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, जिसमें आपने सुना होगा इम्यून स्टॉर्म हो जाता है, बीपी फॉल हो जाता है, पूरे लंग ARDS हो जाता है। उसके अलावा कोगुलेशन क्लॉटिंग फैक्टर्स बन जाते हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं, जिससे सडन MI हो जाते हैं, सडन CV। तो ये कोविड के परसिस्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं जी। तो जो कोविड की इन्फेक्टिविटी खत्म होने के बाद भी महीने तक हमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि हमें उन क्लॉटिंग को भी रोकना है, हमें जो रेस्पिरेटरी पे इफेक्ट किया है, जो किडनी पे इफेक्ट किया है, जो ब्रेन पे किया है, उससे हमें अभी महीने सवा महीने तक अभी उनका पूरा ध्यान रखना है जी। और ये फर्स्ट वेव में बहुत कॉमन था, सेकेंड वेव में था कि लोग जैसे ही नेगेटिव आ जाते थे अपने रूटीन काम में चले गए, एक्सर्शन कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं उनके क्लॉटिंग चल रही थी, तो किसी के MI हो गया, किसी के CV हो गया जी। और इवन लेट कोविड भी चला कि जिसमें इवन 3 महीने तक कोविड के सिम्टम्स पाए गए, जिसमें अच्छा। थकान, क्लॉटिंग है ना, दिमाग में कॉन्शियस थोड़ा कम हो जाना, मेमोरी लॉस हो जाना, तो ये इट वाज परसिस्टेंट कोविड या लॉन्ग कोविड नाम दिया गया इसको। तो ये भी एक सिम्टम है। जैसे अब एक्सीडेंट होने लगे बीच में कि कोविड हुआ, ठीक हुआ, उसके बाद आपके जो ब्रेन, आपकी जो मेमोरी फोगिंग, आपके जो माइनर कंट्रोल्स होते हैं जैसे स्टीयरिंग के, गियर्स के, उनमें कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा लैक्यून आया उसमें जी। तो उससे आपकी गाड़ी चलाने में, आपको मशीन को ऑपरेट करने में, इनमें भी फर्क पड़ा। तो मुझे लगता है कि कोविड होना, कोविड नेगेटिव होना और उसके बाद महीने 1.5 महीने तक आपको पोस्ट कोविड का जो पीरियड है उस पर भी अत्यधिक सावधानियां रखने की जरूरत है जी। अच्छा, अभी बीच में ये भी हुआ था कि अगर एक कोविड पॉजिटिव है तो उसी का ट्रीटमेंट दूसरा भी ले रहा है। ये व्हाट्सएप एक ऐसी ऐप है जैसे आप मैसेज का आदान प्रदान जो इतना इजी हो गया है कि उसके थ्रू वो प्रिस्क्रिप्शन सभी में फैल रहा है और ये नहीं देखा जा रहा है कि आपका एज क्या है या आपका स्टैंडर्ड क्या है उस हिसाब से, और आप वो दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन दूसरे लोग भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या सभी के लिए सेम था? नहीं, ये बेसिक चीज़ें जो थी वो ठीक है कि WHO ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या राजस्थान सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की भी, ये 5 दवाएं दी जाएगी। लेकिन कोविड कोई एक बहुत ही सरल वायरस नहीं था। उसने ऑर्गन को, किसी को 4 ऑर्गन को अफेक्ट किया, किसी के 3 ऑर्गन्स को अफेक्ट किया, किसी ऑर्गन को कम किया, किसी को ज़्यादा किया। तो ये तो आपको चिकित्सीय सलाह या परामर्श के बाद ही पता लग सकता है। यदि आप स्वयं का ट्रीटमेंट करेंगे, आपको डोज पता नहीं, कितने दिन लेना है। आप ब्लैक फंगस का जो कॉम्प्लिकेशन है वो कहीं ना कहीं प्रोलॉन्ग्ड स्टेरॉइड देने से हुआ है। तो ऐसा मुझे लगता है कि ओवर द काउंटर या सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन या सेल्फ ट्रीटमेंट को अवॉइड करना चाहिए। और फैमिली डॉक्टर, फैमिली चिकित्सक, ऑनलाइन सरकार ने बहुत सारे नंबर भी ऑनलाइन किए, आप 24/7 उस पर बात कर सकते हैं, हेल्पलाइंस है, पर कहीं ना कहीं किसी एक्सपर्ट से बात करके अपना ट्रीटमेंट जारी रखें। और बात कोविड की क्यों सर, घर में छोटी मोटी बीमारी में भी हम लोग प्रिस्क्रिप्शन जाकर ले आते बिना डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराए, तो उसके नुकसान है। बहुत सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ना, बहुत सारी जो डोज हमें मॉनिटर करनी होती है, डोज टाइट्रेट करनी होती है। आपने एक समय आपका ब्लड प्रेशर था, आपने किसी चीज का 10 मिलीग्राम शुरू किया एंड द पीपल आर टेकिंग 10 मिलीग्राम फॉर ईयर्स। हो सकता है उन्हें अब 20 मिलीग्राम की जरूरत हो सकता है उन्हें 5 मिलीग्राम की जरूरत हो, और एक समय के बाद उन्हें दवाई कम करना, ज्यादा करना, मतलब ये सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट अ गुड अल्टरनेटिव। बिना डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हुए जो एंटीबायोटिक्स हम लोग लेते हैं वो बॉडी में क्या नुकसान करती है? जिस समय अगर यदि आप एंटीबायोटिक लेते हैं, अगर जरूरत नहीं है, आपके इन्फेक्शन है ही नहीं या वो इन्फेक्शन नहीं है जिसकी आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जब कोई दूसरा इन्फेक्शन आएगा तो उस एंटीबायोटिक प्रभाव नहीं करेगा। अच्छा। इसको बोलते हैं हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया। तो ये ओवर द काउंटर लेने के कारण बहुत सारे एंटीबायोटिक आप देखिए कि जैसे पहले हम सल्फा ड्रग लेते थे, आजकल यूज नहीं होती है ना, एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन ड्रग्स, बहुत सिप्रोफ्लोक्सासिन, हर आदमी ने सिप्रोफ्लोक्सासिन खाई। नाउ द इन हॉस्पिटल हम लोग सिप्रो प्रिस्क्राइब ही नहीं कर पाते क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप हो गए। तो ये इनएप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक यूजेज से रेजिस्टेंस डेवलप होते हैं, फंगल इन्फेक्शन का चांसेस भी बढ़ता है। अगर आपने लंबे समय तक एक एंटीबायोटिक लिए तो आपको फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। बॉडी में नॉर्मल कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, आप उन बैक्टीरिया सबको आप खत्म कर देते हैं जी। तो आपके जो उपयोगी बैक्टीरिया जो आपके साथ रहते हैं इंटेस्टाइन में है ना, स्किन पे, वो सब खत्म होके उनकी जगह अच्छे बैक्टीरिया की जगह खराब बैक्टीरिया आ जाते हैं। अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो अननेसेसरी प्रोलॉन्ग्ड जहाँ इररेशनल एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए जी। अच्छा, अभी मार्केट में से विटामिन सी की टैबलेट्स, विटामिन बी की टैबलेट्स मार्केट में इतनी अवेलेबल है, मल्टीविटामिन है, और लोग उसका यूज़ भी बड़े ज़्यादा तरीके से कर रहे हैं, तो ये सही है या गलत? भाई सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा कि अच्छी डाइट में सारे विटामिन और मिनरल्स अवेलेबल होते हैं यदि आप 2 टाइम खाना अच्छा खाते हैं जी। जो आपके सीजनल फ्रूट्स। सर एक कॉल ले लेते हैं। हेलो
हेलो नमस्ते। मैं जी ये कह रहा था कि जो अभी डोज आए हैं, फर्स्ट और सेकंड जो कोरोना के डोजेज हैं, उसके बाद भी हमें सावधानियां तो रखनी है, लेकिन उसके बाद भी कुछ मरीज पाए गए हैं कि उनको भी अगेन कोरोना हो गया है। जी तो अभी इसमें क्या मतलब उसका क्या कर सकते हैं? जी जी मतलब और डोज लेने की जरूरत है या उसमें कैसे ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसको? सर सवाल बहुत अच्छा है कि जिनको वैक्सीन लग चुका है वो अगर कोविड पॉजिटिव वापस हो गए तो देखिए, कंप्लीट वैक्सीनेशन डजंट गिव गारंटी कि आप इन्फेक्शन नहीं होगा, बट अच्छा। इट ये हमें इतनी आशा जरूर देता है कि आपको सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा। मतलब होगा लेकिन उस हद तक नहीं हाँ, होगा जहाँ आपकी जान पहली को बात तो खतरा हो। आपको होगा ही नहीं, होगा तो बहुत कम मात्रा में होगा, आपको शरीर पे प्रभाव, जो प्रतिकूल प्रभाव है बहुत कम पड़ेंगे, आप सीरियस नहीं होंगे, आप हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, आप आईसीयू में एडमिट नहीं होंगे और आप कैरियर नहीं बनेंगे। आपका जल्दी वैक्सीन के कारण वायरस आया तो वो जल्दी इरेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर बॉडी में अच्छी एंटीबॉडीज बनी हुई है। जैसे ही वायरस आएगा वो उसको नष्ट कर देगी। हो सकता है वो नाक तक ही रहे और नाक से नीचे जाए ही नहीं, या ब्लड में गया तो 3-4 दिन में उसको क्लियर फेज में चला जाए। जी तो वैक्सीनेशन बिल्कुल जरूरी है, वैक्सीनेशन प्रभावशाली है। एक भी स्टडी ऐसी नहीं है जिसने ये बताया हो कि वैक्सीन से फायदा नहीं है ना, और पूरा विश्व वैक्सीन लगा रहा है और वैक्सीन ही एकमात्र उपचार है अभी हमें थर्ड वेव से बचाने के लिए। जी। तो इस प्रकार के भ्रामक तथ्यों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, और जैसा सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार और जो स्केड्यूल पे जो वैक्सीन डोजिंग है आप लगाइए, और ये निश्चित रूप से मानिए कि हमें वैक्सीन और ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारे दो ही शस्त्र हैं जो हमें कोविड से बचाएंगे। मतलब वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है, उसके बाद ये श्योरिटी नहीं है कि आपको कोविड नहीं होगा, Infection- बट ये है कि उसका इफेक्ट उतने बहुत कम लेवल होगा पर उसका। नहीं होगा, हाँ। तो आप आराम से सेफली उसको फेस कर सकते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल जो चल रहा था आपसे मल्टीविटामिन गोलियों के बारे में, आपने कहा कि आपने डाइट को बैलेंस रखी है। अब मैं पूछूंगी फिजिकल एक्टिविटीज़। कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लोगों ने खुद को घर में कैद कर लिया, लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए, और अब जो ये फेज़ आ रहा है अभी भी यही चल रहा है कि लॉकडाउन का सिस्टम अभी भी चल रहा है। तो क्या चीज़ें हैं जिनसे पॉजिटिव रह के आप कोविड को अपने आप से दूर रख सकते जी बिल्कुल। दूसरा मैं बताना चाह रहा था कि जैसे कॉम्बिनेशन जो बाजार में उपलब्ध हैं उनमें कितनी मात्रा है, इस पे भी ध्यान देने योग्य बात जी, है कि हमें अगर किसी चीज़ की विटामिन सी की 500 मिलीग्राम चाहिए और उसमें 10 मिलीग्राम है तो ये आपका कारगर सिद्ध नहीं होगा। हैं? जी तो जो ऑथेंटिक डॉक्टर साहब से सलाह बात करके, जो अपने फैमिली चिकित्सक का बहुत रोल है इसमें, फैमिली फिजिशियंस का बहुत रोल है, क्योंकि छोटी छोटी बात के लिए आप स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते। जी सो यू शुड बी एनरोल्ड विद योर फैमिली फिजिशियन, कि उनसे आप डिस्कस कर सकें, है ना, रेगुलर विजिट कर सकें, और जो दवाई ले रहे हैं उनकी कंटेंट्स पे भी ध्यान दें। जी। केवल किसी ने नाम रख दिया कि भाई ये मल्टीविट है या एंटीऑक्सीडेंट है, पर उसमें उस एंटीऑक्सीडेंट का कौन सा सॉल्ट है, उसमें उसका कंटेंट कितना है, उसमें मिलीग्राम्स कितने हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सेकंड जो आपने पूछा एक कि कोविड के कारण कहीं ना कहीं सेडेंटरी हुए हैं हम लोग घर में रहना शुरू किए हैं, लेकिन निश्चित रूप से आउटडोर एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट करने से हमने कोविड पे कंट्रोल पाया है। और जहाँ तक फिजिकल एक्टिविटी की बात है, देयर आर मेनी ऑप्शंस कि हम घर पे रह सर एक कॉल और। हेलो हेलो जी हाँ, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल करिए। हेलो जी हेलो मैम, चिराग जैन बोल रहा हूँ। जी बोलिए, अपना सवाल पूछिए। मे बी फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है कि सिटी स्कैन, RT-PCR जो आपने कहा कि वो टेस्ट है जो कोविड के वक्त बहुत साधारण सी बात थी। सिटी स्कैन एक ऐसा था कि हर घर में दूसरा पर्सन सिटी स्कैन करवा रहा है, और ऐसा भी होने लगा था कि सुनने में आ रहा था कि हर वक्त जब भी किसी को डाउट होता वो सिटी स्कैन कराने। हेलो हेलो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, अपना सवाल कीजिए। मैम मैं नमन गौड़ बोल रहा हूँ महामंदिर से। जी नमन, अपना सवाल पूछिए। मैम मैं पूछ रहा था, मेरे फ्रेंड के मतलब मॉम्स थी, तो उनके मतलब है ना 10-15 दिन मतलब वो खांसी वगैरह का मतलब हुआ था। जी तो ये कोरोना की डर से उन्होंने टेस्टिंग वगैरह कुछ करवाई नहीं थी। जी उसके बाद मैम ये फेफड़ों मतलब पानी वगैरह भर गया था, तो मैम इसका भी उनको मतलब बहुत ऐसे सांस में अटकना वगैरह ऐसा होता है। तो मैम क्या वो कोरोना के सिम्टम्स है या ऐसा ही कुछ नॉर्मल ऐसे कुछ नहीं होता? जी, अब नाउ शी इज ओके, अब वो ठीक है? ठीक तो है, पर तो भी थोड़ा बहुत कमजोरी वगैरह आती है। अच्छा अच्छा, उनकी उम्र बताएंगे आप? उम्र 28 अच्छा 28 के आसपास है। ओके, थैंक यू कॉल करने के लिए। जी सर। जी, जैसा ही नमन बता रहे हैं कि उनको मम्स हुआ था, तो मम्स एक वायरल इन्फेक्शन अगेन दिस इज ऑल्सो, और जो गले के ग्लैंड्स को अफेक्ट करती है। जी तो मोस्टली उसमें अपने आप ठीक हो जाती है वो 10-15 दिन में,
और लंग्स वगैरह ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते। तो चूंकि ये जैसा बता रहे हैं कि इनको श्वास लेने में भी दिक्कत है, लंग्स में जैसा कि ये बता रहे हैं कि पानी भर गया तो प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, तो मुझे लगता है कि इनको एक बार किसी रेस्पिरेटरी फिजिशियन या फिजिशियन के पास जाके एक बार चेकअप करा लेना चाहिए कि आफ्टर इफेक्ट्स कुछ हैं या एक्सरे की ज़रूरत है या सीटी स्कैन की ज़रूरत है, तो एक बार फॉलोअप जरूरी है। अदरवाइज वो क्रोनिक में चले जाएंगे और फिर जो डैमेज होगा उसको हम रिवर्ट नहीं कर पाएंगे जी। तो चिकित्सीय सलाह की आवश्यकता है मेरे हिसाब से इनको। अच्छा सर, एक मेरा सवाल और है कि अभी जब कोविड बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर था तो निमोनिया एक ऐसा वर्ड था कि भाई देखा जाए तो वो कोविड का एक सिम्टम है, लेकिन ऐसा भी हुआ कि लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि अभी जो मौसम चल रहा है वो निमोनिया का है ही नहीं, और अगर डॉक्टर उनको प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहा है कि आप सफ़र करें निमोनिया से, इट मीन्स ये कोविड का एक स्टेज है। क्या ये सही नहीं है? यानी निमोनिया कोविड से रिगार्डिंग कहीं जुड़ा हुआ है? नहीं, कोविड जब लंग को अफेक्ट करता है तो लंग्स में निमोनिया हो जाता है, और निमोनिया सामान्य बैक्टीरियल से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, फंगल से भी हो सकता है। निमोनिया किन्हीं भी कारणों से हो सकता है, और सामान्यतया सर्दी जुकाम कुछ दिनों तक ठीक नहीं होता है, तो सर्दी जुकाम जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, और जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कुछ दिनों तक ठीक नहीं होता है तो वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बन जाता है, या समटाइम्स डायरेक्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन हो सकता है। और जब लंग्स अफेक्ट होते हैं तो कुछ दिनों बाद लंग्स का जो एरिएटेड स्पेस होता है, लंग्स एक हवा से भरे हुए गुब्बारे हैं, और उसमें अगर धीरे धीरे पानी भर जाना या ब्लड भर जाना तो उसको हम निमोनिया कहते हैं। तो निमोनिया की डिफरेंट फेजेस होती हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वायरस का या बैक्टीरिया का या फंगस का किसी का भी अगर ये लंग्स प्रभावित होते हैं और वो कॉम्प्लिकेट होता है अगर, तो इट विल लीड टू निमोनिया अल्टीमेटली। तो निश्चित रूप से जब कोविड फेज में निमोनिया था तो अगर बायलेटरल था, क्योंकि कोविड की कुछ विशेषताएं होती है कि बायलेटरल होता है, दोनों तरफ होता है, सडन होता है, बिल्कुल वाइट आउट लंग्स हो जाते हैं, रैपिड प्रोग्रेशन होता है, फीवर होता है उसके साथ में, तो इन सब को देखते हुए निश्चित रूप से डॉक्टर साहब कहते थे कि भी वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल में पस ज़्यादा बनता है, स्पुटम ज़्यादा आता है, कैविटीज बन जाती है, तो ये एक एक्सपर्टाइज व्यू होता है इसमें, पर निश्चित रूप से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस तीनों ही निमोनिया कर सकते हैं जी। अच्छा, अब जब कोविड बहुत कम हो गया है, गुंजाइश बहुत कम हो गई, उसमें भी अगर किसी तीसरे या चौथे व्यक्ति को ये लगे कि मेरे अंदर थोड़े बहुत सिम्टम्स कोविड के हैं, और वही बात है कि हर घर में एक डॉक्टर है और दूसरा हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, हम हर चीज़ को बहुत शॉर्ट टाइम में करना चाहते हैं, तो उस वक्त एक ज़रिया होता है जो कि मैंने अभी भी कहा कि सिटी स्कैन करवाना, कि मार्केट में पैसे दिए और हमने सिटी स्कैन करवा लिया और डिसाइड हो गया कि हमें कोविड है नहीं है। तो ये कितना सही है, और क्या एक हेल्दी पर्सन बार बार सिटी स्कैन करवाता है अगर, तो कितना नुकसान करता है? बिल्कुल नहीं, कोविड की किसी भी डायग्नोस्टिक गाइडलाइन में सिटी स्कैन को एसेंशियल नहीं माना गया। अच्छा, इट इज ओनली डन कि जब जरूरत हो। जरूरत का मतलब है कि यदि हमें देखना हो कि लंग कितने अफेक्टेड है, सीवियरिटी कितनी है, या कई बार आरटीपीसीआर नेगेटिव आने के बाद हम लोग लंग्स के स्टेटस पता करते हैं कि वहाँ लंग्स अफेक्टेड है या नहीं है, ताकि हमें दो चीज़ों का सपोर्ट मिल जाए कि ओके आरटीपीसीआर भी नेगेटिव था और लंग भी अफेक्टेड नहीं है। जी सर, एक कॉल। हेलो हेलो, हाँ जी सर, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत। अपना नाम बताएंगे? मैं श्याम सिंह अर्ज करूँ सर। जी हुकुम, अपना सवाल पूछिए। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि ये तीसरी लहर जो आ रही है ये कितनी खतरनाक होगी, और बच्चों को इससे कैसे बचें, क्योंकि बच्चों को अभी तो वैक्सीन ही नहीं लगे। जी, कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी सर, ये हमारे पहले भी बात हुई थी कि हाँ बिल्कुल जी। ये हर शायद अभिभावक का या हर माता पिता का एक डर है कि बच्चे कितने प्रभावित होंगे। तो हम बच्चों को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो खुद बच के रहें। यदि हम खुद बच के रहेंगे, हम घर पे इन्फेक्शन नहीं लाएंगे तो बच्चे भी हमारे स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल सही। दूसरी बात, बच्चों को अवेयर करने का भी काम हमें थोड़ा शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इतनी आसानी से हैंड हाइजीन, मास्क आदि के बारे में समझाना छोटे बच्चों को बहुत ही कठिन कार्य है। और जो मास्क की गाइडलाइंस है वो भी 8 साल से बड़े बच्चों पे ही फिक्स है। उसके 3 से 8 में अगेन डिपेंड करता है आप कितने मॉनिटर कर पाते हो और नहीं कर पाते हो, और उससे छोटे बच्चों को मास्क अभी गाइडलाइंस में अलाउ नहीं किए गए हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम सब वैक्सीनेट हो जाएं, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, और जब हम घर से बाहर से आएँ तो हम हाथ वाथ धो लें, और मास्क वगैरह जो हमारे गंदे कपड़े हैं, जो बाहर से संक्रमित चीज़ें हैं, उनको हम बाहर ही रखें। आप देखिए कुछ देशों में संक्रमण इसीलिए कम रहा क्योंकि उन्होंने एंट्रेंस पे अपनी अलग ड्रेसेस रखी, अलग शूज़ रखे, है ना। तो कहीं ना कहीं हम जितने सुरक्षित रहेंगे हमारे बच्चे भी उतने सुरक्षित रहेंगे। और दूसरा, वैक्सीन का ट्रायल्स है तो वो भी अब शुरू हो चुका है। इंग्लैंड और अमेरिका में तो वैक्सीन बच्चों में भी शुरू हो चुका है। इवन हमारे जो डॉक्टर्स हैं
उनके बच्चों को भी काफ़ी बच्चों ने एम्स में ट्रायल किया है जी। तो हम इस मामले में भी हमारा मेडिकल क्षेत्र के लोग आगे आए जी। हैं और हमने हमारे बच्चों को एक ट्रायल के तौर पे वैक्सीन लगवाए हैं जी। ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि भाई वैक्सीन कितना अच्छा है, कितना सक्सेसफुल है। जी। हम सिटी स्कैन की बात कर रहे थे सर, तो कि अगर कोई 1 या 2 बार करवाए तो फिर नहीं, सिटी स्कैन इज़ नॉट मैंडेटरी ओके। एंड अगेन ये नुकसान भी पहुंचाता है क्योंकि इसमें रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा है। मतलब पुराने जो सिटी स्कैन की मशीनें थी वो तो ये कहती थी कि 100 एक्सरे के बराबर रेडिएशन जाता है। जी। अब एक्सरे सिटी स्कैन उतना खराब नहीं है, फिर भी 40-50 के बराबर रेडिएशन अभी भी जाता है। जी। दूसरा मैन पावर, और आपका एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है कि नॉर्मल था तो आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हो, सिम्टम्स को इग्नोर करते हो, और अगर स्कोर 15 आ गया है तो आप घबरा जाते हो, पैनिक हो जाते हो। तो ना तो 15 स्कोर से डरने की जरूरत है और ना नॉर्मल से बिल्कुल केयरलेस होने की जरूरत है। सिम्टोमेटोलॉजी इंपॉर्टेंट, और तीनों जो पिलर्स हैं, एक सिम्टम्स है, एक रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, एक आपका आरटीपीसीआर है, और एक जो सीरम में टेस्ट करवाते हैं, आपने सुना होगा फेरिटिन, डी डाइमर, इन सबको मिला के ही जो आपका एक्सपर्ट डॉक्टर है वो ये तय करता है कि आपको घर पे रहने की ज़रूरत है, आपको दवाई लेने की ज़रूरत है, आपको अस्पताल में एडमिट होने की ज़रूरत है। केवल एक सीटी स्कैन के 12 या 15 स्कोर होने से इन सब चीज़ों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। जी। अच्छा, ऑक्सीमीटर जो अभी पल्स ऑक्सीजन लेवल के लिए भी हम देख रहे हैं, तो क्या इसका क्या यूज़ है? बिल्कुल, कोविड में ऑक्सीजन क्रांति है एक तरह की है। ऑक्सीजन के बारे में जितने लोगों ने अभी जानना है और ऑक्सीजन जितना पॉपुलर हुआ है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। और निश्चित रूप से पल्स ऑक्सीमीटर ने एक कोविड में क्रांतिकारी वो है, यूज़ है उसका, क्योंकि इससे आप बहुत हद तक घर पे भी मैनेज कर सकते हो चीज़ों को, और आप मॉनिटर भी कर सकते हो, क्योंकि रुधिर में कितना ऑक्सीजन है इसको बाहर से नापने का एकमात्र तरीका पल्स ऑक्सीमीटर है। तो निश्चित रूप से पल्स ऑक्सीमीटर आज हर घर की एक ज़रूरत बन चुकी है जी। और इसमें देखो सरकार की तरफ से और भामाशाह की तरफ से बहुत सारे लोगों को ऑक्सीमीटर बांटे भी गए, पर उनके इंटरप्रिटेशन को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास कई बार घबरा के ऐसे फ़ोन आ जाते थे कि मेरा सैचुरेशन 50 हो गया, नहीं हो गया। जब हम उनको कहते हैं आप दोबारा लगाइए, 1 मिनट तक लगा के रखिए, हाथ को हिलाइए नहीं, आपके हाथ ठंडे नहीं होने चाहिए, है ना, आपके हाथ गीले नहीं होने चाहिए। ये भी बातें गौर ये बातें गौर करने के बाद जब वो दोबारा देखते तो बोले डॉक्टर साहब ठीक है सर 97 आवे, तो मतलब थोड़ा घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। आप उसको सही तरह से यूज करें, उसका वीडियो बनाए, फोटो बनाए, अपने चिकित्सक को भेजें। ऐसे 10-15 केसेस रोज ऐसे होते थे कि जो लगाते ही घबरा जाते थे कि बहुत कम हो गया। पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किसी भी उंगली में किया जा सकता है, उसमें किसी भी किया जाता है, बस वो आपकी साइज के हिसाब से फिट होना चाहिए। उंगली पे नेल पॉलिश, नेल पेंट ये नहीं लगे होने चाहिए, मेहंदी आदि नहीं लगा होना चाहिए। तो महिलाएं इस बात पे बहुत गौर करें कि जब आप पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करें तो नेल पेंट आपकी उंगलियों पे मेहंदी नहीं होना चाहिए आपको जी। अच्छा, और गीले हाथ नहीं होने चाहिए, ठंडा टेम्परेचर, और आपका मूवमेंट नहीं होना चाहिए, मूवमेंट से आर्टिफैक्ट्स आते हैं। आप चलते चलते नापोगे तो आपका गलत आएगा। आप एक जगह बैठ जाइए, थोड़ा ठीक श्वास लीजिए, उसके बाद हाथ को स्थिर कीजिए, उसके बाद लगाइए और 1 मिनट तक उसको देखिए, और जब तक उसकी वेव्स पूरी तरह से बनने नहीं लग जाए, जिसको हम प्लेसिस्मोग्राफ कहते हैं, उसके बाद की जो रीडिंग है वो ही मानक है जी। और वैसे हर एक घर में पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, जहाँ पे भी परिवार के सदस्य हो, तो कोविड को रिकॉग्नाइज करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए एक अच्छा तरीका है। अच्छा, ऑक्सीजन लेवल जो है सर, उसका क्या डिसाइडेड लेवल है? भाई, शरीर में हमारे जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 97 से 100 तक एक्सेप्टेबल है जी। 97 के नीचे कहीं ना कहीं 96 पे हमें थोड़ी चिंता हो जाती है कि भाई हम क्या बात है, हम डीप श्वास लें या क्या कारण है, हम इसमें गलत तो नहीं आ रहा। लेकिन जो सरकार ने जो गाइडलाइन तय की कि 94 के नीचे हमें चिकित्सक से सलाह ले लेनी चाहिए। 94 तक हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। 95-96 आ भी जाता है तो वो निश्चित रूप से ठीक हो जाता है, डीप ब्रीदिंग से ठीक हो जाता है। या जो प्रोनिंग हमने बताई कि उल्टा लेटने की जो प्रक्रिया थी कोविड में, तो वो उसने बहुत 3-4% तो वही बढ़ा देता था। जी हाँ सर, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगी। जी हाँ, उस वक्त काफ़ी सारी योगा पोजीशंस आई थी कि आप उल्टा लेटिए और तकिया लगा के, तो वो कितनी कारगर थी? नहीं, अवेक प्रोनिंग जो थी वो बहुत अच्छी, कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा था, जिसमें लंग्स का ज़्यादातर एरिया जो होता है वो पीछे की तरफ होता है। अच्छा। और जब आप उल्टा लेटते हैं तो वो ऊपर आ जाता है, और बढ़िया जो ऑक्सीजन की जो इनहेल कर रहे हो आप, वो उस ज़्यादा वाले पार्ट में जाने लग जाती है, जिससे आपका सैचुरेशन बढ़ जाता है। तो 10 to 12 आवर्स 14 आवर्स तक की प्रोनिंग हमने प्रिस्क्राइब भी की और इट इज़ इफेक्टिव। और मतलब जिनको कोविड है वही क्यों, आम साधारण जो कोविड से ग्रस्त नहीं है वो भी उसे करें? प्रोनिंग कर सकते हैं, पर नॉर्मली हमारा जो ऑक्सीजन जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन से होती है, तो उसका सैचुरेशन आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे भी देते हो तो भी वो उतना ही रहता है जी। तो उसमें स्कोप नहीं है जी। हीमोग्लोबिन इज ऑलरेडी सैचुरेटेड 97%, तो आप ज्यादा ऑक्सीजन देके उल्टा लेट के क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? सही, एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो
हाँ हेलो। जी हाँ, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत। अपना नाम बताएंगे? हाँ मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर बार अलग अलग डॉक्टरों से परिचय कराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद और डॉक्टरों का भी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अपना नाम बताएंगे? बात है। आप अपना नाम बताएंगे सर? रमेश जी रमेश जी। रमेश जी सर, आपका कोई सवाल है? नहीं जी, मेरा कोई सवाल नहीं है आज तो। जी, आपने हमें बधाई देने के लिए कॉल किया, तो चैनल 24+ न्यूज़ हमेशा आपकी सेवा के लिए अग्रसर रहता है और एक्टिव रहता है। हम चाहते हैं कि अपने शो के माध्यम से हम हर क्षेत्र के जितने भी मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स हैं वो आपसे रूबरू हो, और आपके जहन में कोई ऐसा सवाल हो जिसके लिए कभी वक्त ना हो और टीवी के जरिए आपको उसका जवाब मिलता है, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। और आपके इन शब्दों से हम बड़े खुश हुए, और कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अच्छा सर, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि लंग्स की बात करते हैं। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो जी सर, अपना सवाल कीजिए। हेलो, मे बी डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा सर, अपने लंग्स को मजबूत करने का तरीका क्या हो सकता है? लंग्स एक ऐसी हवा भरा हुआ एक क्षेत्र है जिसमें ब्लड आता है, रुधिर ऑक्सीजन लेता है और शुद्ध होकर आगे चला जाता है जी। तो नॉर्मली हम अपनी लंग की 100% कैपेसिटी को यूज नहीं करते हैं जी तो वो चीजें, कुछ पार्ट लंग का कभी एक्सपांड होता ही नहीं है। जी तो जो लोग सेडेंट्री हैं, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे उनका लंग का जो साइज है वो छोटा होने लग जाता है। अच्छा। अब ऐसा क्या होता है कि जब हम नॉर्मल रूटीन करते हैं तो हमारी इतनी श्वास भरती नहीं है, हमें थकान नहीं होती, हमारी ऑक्सीजन की रुधिर में मात्रा ठीक रहती है। लेकिन जैसे ही हमें एक्सर्ट करना है, हमें चाहे वो गेम खेलना है, हमें सीढ़ी चढ़ना है, या हम बीमार हो गए, तो हमें अब अच्छे लंग की आवश्यकता होती है। तो यदि हमने एक्सरसाइज से, डीप ब्रीदिंग से लंग को एक्सपांडेड नहीं रखा तो हमारा जो 100% लंग एरिएटेड होना चाहिए वो नॉर्मली 60% पे आ जाता है जी। और जब हमें एक्स्ट्रा लंग की जरूरत है, लाइक क्लाइंबिंग, लाइक प्लेइंग, तो वहां हम थोड़े से थकान महसूस करते हैं। मतलब ये कहने की बात यह है कि अगर आप शुरू से ही एक्सरसाइज पे ध्यान दें, जी बिल्कुल, उसमें हम सारे एल्वुलस अगर हमारे खुले रहेंगे तो ठीक है, हमारा लंग एक्सपांडेड रहेगा, हमारी डीप ब्रीदिंग की कैपेसिटी रहेगी। नॉर्मली जो हमारी वाइटल कैपेसिटी तक हम पहुंच ही नहीं पाते, तो कफिंग हमारी पुअर हो जाती है जी। नॉर्मल श्वास ठीक है, लेकिन जब हमें कफ बाहर निकालना है, मान लो हमें किसी कारण से निमोनिया हो गया, जुकाम हो गया, अब हमें उस गंदे कफ को या बैक्टीरिया को बाहर निकालना है, बट अब हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है उसको कि हम खांस सकें, छींक सकें, तो कहीं ना कहीं फिर वो धीरे धीरे, जैसे अब सिगरेट स्मोकिंग है, जैसे लेट नाइट ईटिंग है, जो एस्पिरेट करते हैं रात को, या जो ओबेस हो जाते हैं, उन पे लंग पे प्रेशर पड़ता है फिर फैट का, तो उसके कारण उनके लंग्स धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाते हैं, और फिर वो जब क्रिटिकल स्टेट आती है तब हमें एक्स्ट्रा लंग नहीं मिलता, हेल्दी लंग नहीं मिलता। तो इसलिए हम डीप ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिजियोथेरेपी इज इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, योगा इज वेरी गुड। मतलब आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को थोड़ा एक्टिव रखिए शुरू से ही। तो आप, अच्छा, दूसरा जो लंग्स और हार्ट एक अलग अलग चीज नहीं है, नाउ इट इज कंसिडर्ड एज अ यूनिट। अब एक कार्डियो पल्मोनरी यूनिट बनती है कि जहाँ लंग इफेक्ट होगा वहाँ हार्ट इफेक्ट होगा, और जहाँ हार्ट इफेक्ट होगा वहाँ लंग इफेक्ट हो जाएगा। तो आपको एक को ठीक नहीं रख सकते आप, आपको दोनों को ठीक रखना पड़ेगा। तो इसलिए एरोबिक्स, ये आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, जहाँ हृदय को ठीक रखती है वहाँ वो लंग को भी ठीक रखती है। उसी प्रकार से योगा, मेडिटेशन, जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। वो हमारी धड़कन को तेज करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, ये सब सिंपैथेटिक सिस्टम जो हमें डर और फ्राइट के समय प्रतीत होता है ना, वो हमारा नॉर्मली हाई रहता है। और पैरासिम्पैथेटिक हमारा एक प्रोटेक्टिव चीज है। और योगा और मेडिटेशन या फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज, ये सब हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करते हैं। आप देखिए कि अच्छे एथलीट जैसे जॉन मैकनेरो का आपने नाम सुना होगा, उनकी हार्ट रेट 40-45 चलती थी, रोजर फेडरर की 52 चलती है। मतलब उन्होंने अपने आप को इतना अच्छा डेवलप कर लिया है कि उनका पैरासिम्पैथेटिक टोन बहुत हाई है। और जो लोग सेडेंट्री है उनकी नॉर्मली हार्ट रेट 80, 90, 100 से ऊपर चलती है। इसका मतलब उन्होंने कभी एक्सरसाइज की नहीं, उनका सिंपैथेटिक टोन हाई है, तो उनको ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। हार्ट अटैक हो, चाहे ब्रेन के सीवियर हो, चाहे रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो, चाहे निमोनियाज हो, चाहे कोविड हो। तो ओबेसिटी, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ओबेस में हुए। आपने देखिए कोविड में जितनी भी स्टडीज हुई है उसमें मोटापे में मृत्यु दर ज्यादा पाई गई है। ब्लड प्रेशर जिनके ज्यादा थे वो ज्यादा आईसीयू में एडमिट हुए, जो डायबिटीज थे वो ज्यादा आईसीयू में एडमिट हुए और उनके ब्लैक फंगस ज्यादा हुआ है। आप देखिए कि
केवल कोविड को ठीक करने से नहीं, आपको नॉन कोविड पार्ट को भी ठीक करना होगा। जी बिल्कुल। सर लास्ट में मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को एक मैसेज ज़रूर दें। आपने तो कोविड का इतना एक्सपीरियंस लिया है एज अ नोडल अधिकारी, मैं चाहती हूँ अब दर्शकों को ज़रूर कुछ संदेश दे इस बारे में। मैं एक तो डेल्टा वेरिएंट पे अपनी चर्चा चली थी, पर बीच में शायद फ़ोन आने से इंटरप्ट हो गया कि बहुत सारे वेरिएंट्स अल्फा, बीटा, थीटा, एप्सिलॉन, डेल्टा ऐसे बन गए हैं। जैसा मैंने कहा कि वायरस बहुत रैपिड चेंज हुआ है और कई बार चेंज हुआ है। साइंटिस्ट वही नाम अखबार में, न्यूज़ में हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसी के उल्लेख होता है जी। तो डेल्टा निश्चित रूप से एक वो वेरिएंट है जिसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, जो प्रोग्रेशन ज़्यादा जल्दी करता है, जो न्यूमोनिया ज़्यादा करेगा, इसलिए इसका प्रचलन है। जैसे P1 स्ट्रेन है, अफ्रीका में पाया गया, वो भी ऐसा ही था जी, है ना। जैसे ब्रिटेन में एक स्ट्रेन पाया गया डेल्टा प्लस जैसे पाया गया, तो अगेन डेल्टा से एक और म्यूटेशन हो गया इसका। आप देखिए कि 1.5-2 महीने में इट इज़ रैपिडली चेंजिंग। तो इन नामों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे डेल्टा हो चाहे अल्फा हो बीटा हो, सारे अगर आप मास्क लगाएंगे, वैक्सीनेट होंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन भी 90 to 100%, तो 100 तो नहीं, 90 to 94% चाहे डेल्टा प्लस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है जी जी। तो इस नाम से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो गाइडलाइंस है, वैक्सीन लगाना और मास्क लगाना और भीड़ भाड़ से बचना, क्लोज स्पेसेस से बचना बहुत महत्वपूर्ण है जी। और जनता से मैं यही अपील करूंगा कि जैसे उन्होंने फर्स्ट वेव में अपना सहयोग जारी रखा, बिल्कुल गाइडलाइन फॉलो की, क्योंकि ये हॉस्पिटल में ट्रीट होने वाली बीमारी नहीं है, ये सोसाइटी में ट्रीट होने वाली बीमारी। बिल्कुल सही बात है जी। तो ये दोनों लेवल पे जब ट्रीट होगी तभी हम इससे बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल, तो सहयोग दोनों का होना चाहिए, दोनों का होना। और ये कम्युनिटी में जब आप लोग कंट्रोल कर लोगे तो हॉस्पिटल में अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। आईसीयू में एडमिशंस नहीं होंगे, जो होंगे उनको हम बहुत अच्छे से देख पाएंगे, तो कहीं बेड शॉर्टेज की, संसाधनों की कमी की बात ही नहीं आएगी। बिल्कुल। तो मैं यही अपील करूंगा, आप वैक्सीन लगाएं और अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, मास्क अभी लगाएं। इवन यूके में भी बीच में ऐसा न्यूज़ में आया कि यूएसए ने मास्क हटा दिया, बट आप देखें कि लेटेस्ट न्यूज़ में वापस उन्होंने गाइडलाइन जारी किया है कि मास्क आप घर पे भी लगाएं जी। तो मास्क बहुत महत्वपूर्ण शस्त्र है कोविड के खिलाफ। और मैं तो इसको एक मेडिकल लिटरेसी हो गई है, मतलब आप सोचिए कि आम जनता को इतना जागरूक बीमारियों के प्रति और दवाइयों के प्रति मैंने 20 साल की नौकरी में पहली बार देखा जी। एंड सच्चा इट इज़ वेरी गुड जी, क्योंकि हर आदमी, अच्छा इसमें कहीं ना कहीं गैजेट्स का भी रोल है जी। आप जानकारी ले भी लेते हो, कहीं कहीं वो नुकसान भी पहुंचाती है, पर मोस्टली दैट आर गुड जी। कि वो आपको पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में, सैचुरेशन के बारे में, रेमडेसिविर के बारे में, वैक्सीन के टाइप्स के बारे में, स्पुतनिक आ रहा है, वो आ रहा है, मतलब हर आदमी इज डिस्कसिंग। मेडिकल वाले थोड़े ज्यादा करते हैं, अदरवाइज नॉन मेडिकल थोड़ा कम करते हैं। उनका तो मेडिकल लिटरेसी लेवल बहुत अच्छा हो गया है। तो ये मैं करूँ, अगर ये चीजें और यही अवेयरनेस रहा तो हम 3rd, 4th, 5th कितनी भी वेव्स आए, हमें घबराने की जरूरत नहीं जी। सर आप आए, इतना वक्त निकाल के, जिस जगह आप काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो वैसे भी बहुत ऐसी जगह है जहाँ बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, इतना समय निकाल कर आप आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी शुक्रिया, मुझे मौका दिया कि मैं जनता से रूबरू हो सकूं और जो मेरे पास नॉलेज है मैं शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। आज हमारे साथ डॉक्टर विकास राज पुरोहित थे, आपने उनसे बात की और आपको भी पता चला होगा, एक बार फिर से हमने डिटेल में कोविड को लेकर बात की, ट्रॉमा सेंटर के बारे में बात की। कुछ छोटी छोटी ऐसी जगह होती है जिनके बारे में हम गौर नहीं करते और वो हमारे लिए कहीं ना कहीं लाइफ में इफेक्ट करती है। एमडीएम हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो जोधपुर का जाना माना बड़ा हॉस्पिटल है, और वहाँ जाकर भी अगर हम ट्रॉमा सेंटर के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं और ये आधा ज्ञान किसी के जीवन पर खतरा डालता है, तो ये बहुत बुरी बात है। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब थे, उन्होंने आपको ट्रॉमा सेंटर के बारे में पूरी डिटेल से बताया। उसके बाद हमने कोविड के बारे में भी बात की, उसके बारे में भी डिटेल से आपको बताया। आपके भी सवाल आए और उसके जवाब भी आपको सर ने दिए। हर सप्ताह में शो को इसीलिए लेकर आते हैं कि आपके जहन में मेडिकल लाइन से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई संशय है, तो आप बेहिचक कॉल करके उसका जवाब हमसे लें। अगले सप्ताह आपकी होस्ट रोदो शिल्पा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होगी। तब तक के लिए आप दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।